हम लोग बेरोजगारी पर नियंत्रण के उपाय या यूँ कहिए कि सरकारी प्रयास क्या किए गए उसके बारे में पढ़ रहे थे। सरकार ने इस समस्या को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब रोजगार केंद्र जिसको आप कहते हैं। आप देखते हैं ज़िले में आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहां आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वास्तव में ये गवर्नमेंट ने लगभग 890 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्थापित किए। ये वास्तव में आपको सूचना उपलब्ध कराते हैं कि रोज़गार के अवसर कहाँ कहाँ विद्यमान हैं। ये आपको सीधे रोज़गार नहीं देते हैं, आपको डायरेक्ट नियुक्त नहीं करते, बल्कि एक तरह से आपको यह जानकारी प्रदान करते हैं कि कहाँ कहाँ आप रोज़गार मांग सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मेन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, राजस्थान एक्सेट्रा। अंडर द स्कीम अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आर गिवन इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये भी कुछ राज्यों में स्कीम शुरू की गई और इसमें भी जो लोग बेरोजगार थे उन्हें कुछ सहायता दी गई। कुल मिलाकर के जितनी भी स्कीम शुरू की जाती है उसमें सिर्फ यही है कि लोगों को कुछ मदद की जाए और लोग उसमें रोज़गार या तो रोज़गार डायरेक्ट पा जाएँ या अपना कोई रोज़गार प्रारंभ कर लें। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का दो ही तरीका है, या तो आप खुद कोई रोज़गार शुरू कर दें या आप कहीं रोज़गार करने लगें। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम इसे 1994 में 1752 बैकवर्ड ब्लॉक्स में देश के लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनको 100 दिन 100 डेज का रोजगार उपलब्ध कराना था। यानी अब अंतर है, स्किल्ड नहीं है, कैसे हैं, अनस्किल्ड हैं, जो ट्रेंड नहीं है उनको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना इसमें मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसे 95-96 में लागू किया गया। दिस प्रोग्राम एम्स एट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन पुअर। ये शहरी गरीबों के लिए इसे प्रारंभ किया गया और ये कहा गया कि ये 50 लाख अर्बन पुअर को जो 345 कस्बों में रहते हैं उनको कवर करेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इनकर एन एक्सपेंडिचर ऑफ 800 करोड़ दिस प्रोग्राम ड्यूरिंग अब 5 ईयर्स। 5 साल में केंद्र सरकार इस पर 800 करोड़ रुपया व्यय करेगी। तो आप एक तरह से देखें तो रोज़ हम नई नई योजनाएं घोषित कर रहे हैं, उनके लिए पैसा भी आवंटित हो रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी योजना का आप देखें तो कोई ऐसा क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं मिलता आपको कि बहुत साफ साफ उसके एग्जीक्यूशन पर, उसकी मॉनिटरिंग पर, उसके रिजल्ट पर, उसकी उपलब्धियों पर, इस पर कोई बहुत विस्तार से चर्चा हो या उसका कोई डेटा बहुत विस्तार से हो। सिर्फ ये कह देना कि आपके लिए ये कार्यक्रम चालू किया जा रहा है, इसमें इतना रुपया दिया जाएगा, इतने से काम नहीं बनता। इसको पूरा अंत तक पहुंचाना चाहिए कि आपको इसमें काम क्या दिया जाएगा, आप कहाँ काम करेंगे। जैसे आपका ये महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, मनरेगा जिसको आप कहते हैं, मनरेगा में बहुत सारा पैसा अनाउंस कर देना और ये समझना कि लोगों को रोज़गार मिल गया, इससे क्या ज़रूरी है कि आप पहले ये तय करिए कि आप गांव में काम कौन सा देंगे किसी को ना, और काम ऐसा दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले और उत्पादन भी बढ़े, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। केवल यूं ही सिर्फ पैसा बांटना सब न्यूनतम मजदूरी के नाम पर सबके खाते में, इसी देश का विकास नहीं होगा। यह वास्तव में मुफ्तखोरी को बढ़ावा देगा, अकुशलता को बढ़ावा देगा, काम चोरी को बढ़ावा देगा, लोगों में काम न करने की आदत को बढ़ावा देगा और मुफ्त में किसी को कुछ भी, जो फ्रीबी जिसको आप कहते हैं, किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए।
जिसको भी आप दे रहे हैं उसे उसके बदले आपको काम कराना चाहिए। कारण यह है कि मुफ्त में पाने से पाने का महत्व खत्म हो जाता है। वो अभी आपको अगर कहीं कहा जाए कि आप 2 घंटा अंग्रेजी बोलना सीखिए, पैसा नहीं लेंगे। आप 1-2 दिन बड़े मुश्किल जाएंगे, फिर आप नहीं जाएंगे तीसरे दिन, और जाएंगे तो मुस्तैदी से पढ़ेंगे नहीं। और अगर आपने 10,000 दे करके एडमिशन लिया अंग्रेजी सीखने के लिए, तब आप सिंसियर हो जाते हैं, और तब आप खुद कहते हैं अरे सर पढ़ा नहीं रहे हैं, टाइम बीता जा रहा है, जल्दी करिए। तो फ्री वास्तव में आपको बहुत ही ज़्यादा नालायक बना देता है, सच पूछिए तो। इसलिए फ्री बांटना बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, दिस प्लान बिगेन ऑन December 8 whereas launching of this yojana previous programs meant for providing employment to urban unemployed like Nehru Rozgar Yojana, Prime Minister Integrated Urban Poverty Eradication Program were merged into it। तो इसके पहले जो नेहरू रोजगार योजना थी और जो शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री योजना थी, इन दोनों को क्या किया गया, इसमें मर्ज कर दिया गया, इसमें एक में मिला दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि इट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बेस एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। इसका उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार हैं या अल्प रोजगार में हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 plans, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USE and urban wage employment program urban WEP। Of the total expenditure on योजना 75% will be borne by the center and 25% by state government in the year of 97-98। एक सम ऑफ 1,125 करोड़ इस पर व्यय किया गया। जो कुल व्यय होगा इस पर योजना पर, उसका 75% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 25% राज्य सरकार करेगी, और 125 करोड़ रुपया इस पर खर्च किया गया 97-98 में। इसके अलावा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 99। जो जवाहर रोजगार योजना थी उसी को फिर से क्या कर दिया गया, जवाहर समृद्धि योजना कर दिया गया 1999 में। दिस योजना हैज़ बीन formulated to improve the quality of life of the rural people by providing the additional gainful employment। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब होता है आपको बेहतर खाना, बेहतर रहना, बेहतर पढ़ना, बेहतर दवाई, बेहतर सुविधाएं, इनका इंतजाम होना, और इसको उद्देश्य बना करके इस योजना को लॉन्च किया गया। अन्य प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अदर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स एज अंडर। अन्य गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम चलाए गए या रोजगार प्रदान करने के प्रोग्राम चलाए गए वो इस प्रकार हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। इतना सारी योजना कि न तो लेने वाला याद रख सकता है कितनी योजना है, न लागू करने वाला याद रख सकता है कितनी योजना है, और न यही पता चल सकता है कि कौन किस योजना में काम कर रहा है। ठीक है, तो एडिशनली द इकोनॉमिक, अब देखो क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 they also indicates a shift in the pattern of employment from permanent job to casual and contract employment। इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, और उसके बाद जो रिपोर्ट आई 16-17 में, तो उसने ये बताया कि अब तो रोजगार पर से जो फोकस था वही हट गया है। अब क्या हो गया है, अब तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात ही छोड़ दीजिए, अब तो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट रोजगार की बात शुरू हो रही है। सरकार भी क्या कर रही है, हर जगह से रोजगार खत्म कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराइए। हाँ, तो इतना सारा योजना आपने बनाई थी, एक तरफ कह रहे हैं सबको रोजगार देंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि सबको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे। तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, वह योजनाओं का जो प्रभाव है
योजनाओं की जो उपलब्धियां हैं, इन सब पर हम विचार नहीं करते। सिर्फ योजनाओं के अगर कर रहे होते तो हमारे पास एक ही योजना रहती, 1000 योजनाओं की जरूरत ही नहीं थी। हम सिर्फ योजनाएं घोषित कर देते हैं लोगों को बताने के लिए, या यूँ कहिए कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि अब ये नहीं ये आ गया, ये नहीं ये आ गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा कि शिफ्ट हो गया फोकस, अब एम्प्लॉयमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट की बात होने लगी। और उसका असर क्या हुआ? दिस टेम्पररी नेचर ऑफ वर्क हैज़ एडवर्सली अफेक्टेड द वेजेस, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर। देखो, सबसे खराब बात ये होती है जब किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, कहते हैं 6 महीने के लिए काम पर रख रहे हैं, तो जब 6 महीने काम पर रखते हैं तो अब उसको अपनी नौकरी की स्थिरता की समस्या है, 6 महीने बाद क्या करेगा? उसकी सामाजिक सुरक्षा की समस्या है कि आप पेंशन बंद कर दिए, देंगे ही नहीं, तो रिटायर होकर कैसे जिएगा ना। तो जब अस्थायी नौकरी नहीं रहती है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसकी काम के प्रति जो उसका खुद का लगाव है वो कम हो जाता है, और ये सारा जो असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो जाता है, ये उसकी उत्पादकता को भी प्रभावित करता है, या आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बड़ा असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि होना ये चाहिए सबको सुरक्षा हो, सब में निश्चितता हो, सबको इस बात का भरोसा हो कि मेरी नौकरी कभी जाएगी नहीं, तभी वो आदमी मन से अच्छे से और अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। इसके अलावा देखो, द मोदी गवर्नमेंट इनिशिएटेड मेनी न्यू स्कीम्स टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाउएवर दीज स्कीम्स हैव नॉट सो फार यील्डेड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जब से ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की, लेकिन किसी योजना का कोई भी बहुत उपयोगी रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। जैसे इन्होंने मेक इन इंडिया, जब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इनकी घोषणा क्या थी? मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया, द मेन एम ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये था कि निर्माणकारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होगा। हम सब कुछ अब घर में बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? सब कुछ घर में बनाएंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करेंगे। लेकिन टारगेट ये था टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% ऑफ GDP बाई 2020 फ्रॉम 15% यूपीए लेड गवर्नमेंट। जो कांग्रेस के समय में हमारे GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 15% था, इसे हुआ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा मेक इन इंडिया के माध्यम से। लेकिन हुआ क्या? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स ने 17 में यह बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 5 साल में 1.6%। ठीक है, इसका मतलब कि अपने जो लक्ष्य था वो प्राप्त नहीं कर पाया। इसके अलावा सम इकोनॉमिस्ट बिलीव स्ट्रिंगेंट लैंड एक्विजिशन। कुछ लोग ये मानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण का जो नियम अपने यहाँ उपलब्ध है वह बड़ा टीडियस है, बहुत टेढ़ा है। इसके अलावा जो लेबर लॉ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है, श्रमिक कानूनों में जो अलोचशीलता है, उसकी वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से विकास नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि जो भारत है वो इन्वेस्टर्स को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कोई आपके यहाँ पैसा लगाना चाहे तो उसको आसानी से श्रम उपलब्ध हो जाए और आसानी से ज़मीन उपलब्ध हो जाए उस पर इंडस्ट्री लगाने के लिए। ये दोनों कानून बड़े ही मित्रवत होने चाहिए, तभी विनियोग आता है, नहीं तो आ नहीं सकता है। Others believe the lack of support to local manufacturers has led to the failure of the project. Local apparel, footwear, textiles and leather industries did not receive any support from the government in the form of funding. जो उम्मीद थी कि चमड़ा उद्योग है, जूता उद्योग है, लोकल लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको जितना उम्मीद थी सरकार से पैसा मिलने की या सपोर्ट मिलने की, घोषित तो हो गया मेक इन इंडिया, लेकिन उतना सपोर्ट उनको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था। यद्यपि सरकार का ये नारा था कि वो प्रोसेस को
सरल करेंगे और रोज़गार को बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दूसरा क्या है, डिजिटल इंडिया, बहुत बड़ा नारा है डिजिटल इंडिया का। तो डिजिटल इंडिया, द गवर्नमेंट एम टू स्ट्रेस ऑन ऑटोमेशन थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इंडिया। एज ए रिजल्ट मेजर IT कंपनी सच एज विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज हार्डली हायर्ड एनी न्यू एम्प्लॉइज फ्रॉम 1516। ये जो बहुत बड़ी बड़ी हाईटेक कंपनियां हैं, इन सबों ने 15-16 से आज तक शायद ही कोई नियुक्ति अपने यहाँ की हो। तो जो डिजिटल इंडिया का भी है, कोई बहुत रोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा डीमोनेटाइजेशन एंड द स्विच टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स रिजल्टेड इन द क्लोजिंग डाउन ऑफ मेनी लोकल किराना स्टोर्स दैट एक्सेप्टेड ओनली कैश पेमेंट। इससे क्या हुआ कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और डिजिटल पेमेंट हो गया, तो जो नगद लेने वाले छोटे मोटे किराना व्यवसायी थे, उन सब की दुकान क्या हो गई, बंद हो गई। तो रोजगार बढ़ने के बजाय क्या हो गया, घट गया। इन मेनी वेज इंडिया इज़ नॉट एट इक्विप्ड टू ट्रांजिशन टू डिजिटल इंडिया। बहुत सारे तरीके से अगर आप देखें तो भारत अभी तैयार नहीं है डिजिटल इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर अभी ऐसी जनसंख्या है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर अभी लोग टेक्निकली इतने एडवांस नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर अभी सबके पास वाईफाई या नेटवर्क की सुविधा नहीं उपलब्ध है, या सब उसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए अभी इसको बड़े झटके से लागू करना यह देश के हित में नहीं है। आगे देखिए धीरे धीरे क्या हो गया, तेज़ी से शुरू हुआ था डिजिटल, अब धीरे धीरे पूरा ओलंदगंज, अब कोई मशीन नहीं रखा, सब कैश में पैसा लेते। धीरे धीरे हमको लगता है, इवन RBI की रिपोर्ट आई थी कि जितना कैश नोटबंदी के समय था उससे अधिक कैश मार्केट में हो गया फिर से। इसका मतलब कि लोग बहुत फ्रेंडली नहीं है। जैसे वो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको डिजिटल सब करना है, आने से नहीं होता है। हमको आता है फिर भी हमको लगता है चलो 100 रुपया दे दो, कौन ट्रांसफ़र करे, कौन गूगल खोले, पेटीएम खोले, पे फोन खोले और पेमेंट करे, ठीक है। लेकिन जहाँ बहुत एडवांस सोसाइटीज़ हैं, उनके यहाँ 1 यूरो बस का किराया भी उनके कार्ड से ही पेमेंट होता है। वो 1 रुपया भी कार्ड से देते हैं, और हम लोग 100, 200, 1000 तक सोचते हैं चलो नगद ही दे देते हैं, कौन दे कार्ड से। तो माइंडसेट भी होता है, आपका माइंडसेट कितना डिजिटल है, आप उसको कितना फ्रेंडली एक्सेप्ट करते हैं, उसका असर भी पड़ता है। अब देखो, इसके अलावा जो थ्रू द प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट हैड एम टू क्रिएट होम बेस्ड जॉब्स एंड इनकरेज मोर एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ये फोकस था कि सब लोग घर से व्यापार करें, ऑनलाइन बिजनेस करें। इसके लिए लेकिन जो पुअर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई मैंने आपसे कहा कि उतना बढ़िया नेटवर्क नहीं है, उतना बढ़िया आपका पैसा नहीं है, उतना बढ़िया मोबाइल फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आपके पास सुविधाएँ नहीं है, तो ये अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यही ऑनलाइन टीचिंग चली है। तुम सब लोग अपने अपने घर में देखो ईमानदारी से, कितना बच्चों को पढ़ाया गया, लोग कितना बच्चे पढ़े। फर्जदारी होने को जरूर हो गई ऑनलाइन के नाम पर, लेकिन कितना कोई पढ़ा, कितना कोई देखा ना। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, अंडर दिस प्रोग्राम द मोदी गवर्नमेंट इनकरेज्ड बैंक्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस वेंचर्स। स्टार्टअप इंडिया में बैंकों से कहा गया कि जो नए यंग उद्यमी है उनको पैसा दीजिए, अपना बिजनेस शुरू करें, अपना स्टार्टअप शुरू करें। हाउएवर लैक ऑफ, अब मैंने अभी आपको सुबह बताया था, अपना करने के लिए यानी रोजगार देने के लिए, अब इसमें देखो लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर रिजल्टेड इन द शट डाउन ऑफ मेनी न्यू स्टार्टअप। आप में इनोवेशन नहीं है, आप में स्किल नहीं है, आप में लीडरशिप नहीं है, आप में टीम मैनेजमेंट की क्षमता नहीं है, आप में दूरदर्शिता नहीं है, आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप में पर्याप्त आपका सफिशिएंट फाइनेंस नहीं है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो सारे स्टार्टअप शुरू हुए और फिर बाद में क्या हो गए, बंद हो गए। वो इतना संभव नहीं है। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो रोजगार में थे वो सब भी सपना देख करके छोड़ करके अपना स्टार्टअप शुरू कर दिए, और स्टार्टअप भी फेल हो गया। तो न घर के रहे न तो घाट के रहे, जहाँ थे वहाँ छोड़ के चले आए, और जो शुरू किया उसके लायक रह नहीं गए, तो नुकसान ज़्यादा हो गया बजाय
जॉब देने वाले को कौन कहे? अपनी ही जॉब चली, ठीक है। दे आर, अब वो सब अनएम्प्लॉयड है। इट कुड बी सजेस्टेड दैट नॉट ओनली डिड स्टार्टअप इंडिया फेल टू क्रिएट मोर जॉब्स, इट मे हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन ए लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स लूजिंग देयर जॉब्स। तो स्टार्टअप ने बहुत लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, बल्कि ये सही है बहुत लोगों को रोजगार खा जरूर गया, वो बजाय देने के क्या हो गया? खा गया। स्मार्ट सिटी भी बना रही है सरकार, उसका भी हाल सुन लीजिए। स्मार्ट सिटी, द मोदी गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड दैट 100 स्मार्ट सिटी would be created in township revamped by developing infrastructure and transportation facilities। कि स्मार्ट सिटी 100 बनाएंगे, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ट्रांसपोर्ट डेवलप करेंगे, मेट्रो चलाएंगे, सब कुछ स्मार्ट होगा तो बड़ा रोजगार सृजित होगा। आज तक एक भी शहर स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला, कहाँ गया। एडिशनली इन ईच ऑफ दीज टाउनशिप्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड टू एक्सेलरेट ओवरऑल डेवलपमेंट। और ये था कि ऐसे शहरों में तमाम नए अवसर खुलेंगे, सब कुछ जब नया हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा तो तमाम नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं तो अवसर कहाँ से उत्पन्न होंगे। इन पर्टिकुलर द मेन एम ऑफ स्मार्ट सिटी वाज टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इन ट्रेन द यूथ टू क्रिएट मोर जॉब्स। ये था कि टेक्नोलॉजी और ट्रेन में, यानी मेट्रो चलाएंगे और टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। चीज़ें आदमी से नहीं तकनीक से होंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बट पोस्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्मार्ट सिटीज नो फर्दर स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई विशेष कदम इसके लिए उठाया नहीं है। तो ये देखिए, आपने देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम तो सरकार ने चलाए, सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन सरकार की जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, जो उसकी मॉनिटरिंग है और जो उसकी ग्राउंड रियलिटी है, इस पर शायद उतना फोकस नहीं किया गया, इतना फोकस किया जाना चाहिए। और इस कारण से सभी योजनाएं एक तरह से फेल हैं। और अब तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आप लाख चिल्लाए मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर साफ साफ दिख रहा है कि 72 के बाद से आज तक ये बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी को एड्रेस करने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। इस समय अभी मैंने आपसे उस दिन बताया था कि लगभग 3.5 करोड़ रोजगार की ज़रूरत है सबको एम्प्लॉयड बनाने के लिए। सरकार ने भी वादा किया था कि 2 करोड़ आपको रोजगार हर साल दिया जाएगा। देने को कौन का है? हर साल 1,50,000 रोजगार घटता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी के या तो फ्रेमवर्क में दिक्कत है, या इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारे बेसिक रिसोर्स है वास्तव में वही नहीं है जो इनको हैंडल कर पाए। जैसे हम कोई योजना बनाए कि हम 10 लोगों को 5-5 लाख देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास 50 लाख होना भी चाहिए ना भाई। इसका मतलब मेरे पास वो बेसिक ही 50 लाख नहीं है, हम सिर्फ घोषणा कर दे रहे हैं कि आपको देंगे। तो आपको बहुत ग्राउंड लेवल पर उतर करके अपनी योजनाओं को बनाना, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था योजनाओं का फार्मूलेशन, तो योजनाओं का बनाना ये बहुत बड़ा काम है। योजना बनाते समय हम उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी ग्राउंड लेवल पर उसकी क्या रियलिटी होगी, कितना लागू होगा, कितना नहीं लागू होगा, इसके लागू होने के लिए जो रिसोर्स चाहिए मेरे पास है कि नहीं है, जो स्किल लेबर चाहिए मेरे पास है कि नहीं है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए मेरे पास है कि नहीं है। जब सब पर विचार करके योजना लागू करेंगे तब सफल होगी। आपने सिर्फ हमको खुश करने के लिए कह दिया कि आपको सबको रोजगार दे देंगे 4-5 दिन के अंदर। कहाँ से दे देंगे भाई 4-5 दिन के अंदर में? इसलिए हमें निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहिए कि मुझे लोगों को गुमराह करना है। हमें तब कहना चाहिए जब हम उसे देने में सक्षम हों, अर्थात हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और ये बहुत होमवर्क मांगता है, हमको बड़ी मेहनत करके तय करना पड़ेगा क्या बोलें क्या ना बोलें। अगर कहना है कि 5 लोगों को रोज़गार देंगे तो मुझे पहले होमवर्क करना होगा कि 5 लोगों को रोज़गार देने के लिए जितना पैसा चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, जितना अवसर चाहिए मेरे पास है कि नहीं है। हमने देखा कि 3 ही का है तो हम कितना बताएं, 3 को ही दे पाएंगे, 5 को नहीं दे पाएंगे। अब मुझे सबको खुश करना, मैंने कहा 20 को देंगे, तो घंटे लोग खुश तो हो सकते हैं लेकिन उसका वास्तव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह बेरोजगारी पर नियंत्रण करने के बहुत सारे उपाय थे जिनको आप लोगों ने देखा।